यार मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। माफ़ी चाहूँगा काफ़ी दिनों बाद आपके साथ ये गुफ्तगू हो रही है क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गया था, बीमार हो गया था एक्चुअली। अब सब कुछ ठीक है तो सोचा आपके साथ थोड़ा गुफ्तगू करूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कमिंग सैटरडे से जो सैटरडे आएगा हर दिन शाम को 7 बजे मैं हाफ एन आवर के लिए लाइव आऊँ, जिससे कि आप जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकें लाइव वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक मैं पढ़ रहा था कल, शिव खेरा जी का। बहुत ही अच्छा बुक था। उसकी कुछ लाइंस मुझे बहुत अच्छे लगे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो लाइन था कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, वो मजदूर होते हैं। बात तो सही है कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो मजदूर होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क अगर कोई करता है तो वो मजदूर होता है। और जो लोग की हार्ड वर्क प्लस माइंड से भी वर्क करते हैं, दिमाग से भी काम लेते हैं, प्लस फिजिकली भी काम लेते हैं, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो लोग मिस्त्री कहलाते हैं। मतलब वो लोग जो होते हैं थोड़े अपर कैटेगरी वाले लोग होते हैं। और जो लोग की हार्ड वर्क करते हैं, माइंड से भी वर्क लेते हैं, माइंड वर्क भी लेते हैं, और साथ ही साथ में दिल से भी काम करते हैं, मतलब तीनों चीज़ का कम्बिनेशन करके करते हैं, तो उसे हम आर्टिस्ट कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक डॉक्टर से बेटर आर्टिस्ट शायद ही कोई होगा। और अगर आप डेंटिस्ट्री में हो, मेडिकल में हो या किसी भी फील्ड में हो, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें आप कि आप जब भी कोई काम करें तो वो दिल से करें, ना कि सिर्फ ठीक है आपको मान लीजिए सपोज कीजिए आपको पोस्ट इंडो का केस मिला है, अरे यार पोस्ट इंडो केस है, ठीक है कर दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना है आपको। आप पोस्ट इंडो ही कर रहे हैं तो बिल्कुल दिल लगा के काम करें। आपको उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं आपको नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप एक सिंपल सा आरपीडी भी कर रहे हैं तो इट्स नॉट सिंपल। आप उसको जितना अच्छा कर सकें उतना अच्छा कीजिए, और ये तब होगा जब आप किसी काम को दिल से करेंगे। चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि एम्स में जो INI-CET है या फिर जो GRCP होती है एम्स में या कहीं और दिल्ली में, उसका क्या है, फंडा क्या है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न, कैसे अप्लाई करें, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते, कितने सारे सीट्स आते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं, किस किस बेसिस पे आपको वो लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली की बात करूँगा क्योंकि मैं खुद दिल्ली में हूँ। तो दिल्ली में जो टोटल GR की सीट आती है वो कम्बिनेशन अगर बात करें तो लगभग 57 सीट्स आती है। टोटल GR की जो सीट आती है वो 57 होती है। टोटल सीट्स आर 57। सैलरी की बात करें तो ये फ्लक्चुएट होता है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बट थोड़ा सा इसमें फ़र्क आता है। फ़र्क कहाँ पे आता है? कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो 90,000 देते हैं, कुछ होते हैं जो 96,000 देते हैं, कुछ होते हैं जो 98,000, मतलब लमसम आपका 91,000 से लेकर के 1,06,000 के बीच में सैलरी होती है GR की। ठीक है, सबसे पहले सैलरी की बात होगी। सेकंड है कि ये कितनी ड्यूरेशन क्या होती है, कितना लंबा चलता है। ये मैक्सिमम 1 ईयर का होता है। आप 1 साल के लिए ही GRCP कर सकते हैं मैक्सिमम। अब बात करते हैं कौन कौन लोग दे सकते हैं। तो GRCP वही लोग दे सकते हैं जिनका करंट ईयर हो BDS पास आउट एंड 1 एक्स्ट्रा ईयर। तो सपोज कीजिए कि आपका इंटर्नशिप 2023 में कंप्लीट हो रहा है, सपोज कीजिए, तो आप 23 में एलिजिबल हैं GRCP में फॉर्म फिलअप करने के लिए, GRCP करने के लिए। फिर आप 24 में भी एलिजिबल हैं, आप 24 में भी कर सकते हैं, बट 25 में आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो जिस ईयर आप पास कर रहे हैं उस ईयर में और उसके नेक्स्ट ईयर में ही आप GRCP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप किसी और तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि ये होता है किस बेसिस पे। इसका 3 अलग अलग डिफरेंट बेसिक है। अगर आप एम्स की बात करते हैं तो INI-CET के थ्रू लेते हैं। आप INI-CET का एग्जाम देते हैं और सपोज आपको MDS नहीं मिल पाता है किसी भी कॉलेज में, तो इसको वो क्या कहते हैं, जो उनका GR होता है और जो MDS सीट होता है एम्स में, तो एक को कहते हैं वो कि ये एडेमिक GR है, मतलब जो कि MDS वाले हैं, और नॉन एडेमिक GR वो हैं जो कि मतलब सिर्फ 1 साल के लिए GRCP करेंगे और निकल जाएंगे। तो अगर आप एम्स की बात करते हैं तो वहां पर INI-CET में आपको रैंक लाना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रैंक ऑफ INI-CET वो आपकी सिलेक्शन करेंगे। अब आप बाकियों की बात कर लेते हैं। दूसरा होता है इसमें कि वो आपका रिटन एग्जाम लेंगे। MCQ टाइप एग्जाम होता है, आप गए एग्जाम दिए
और जो उनके पास सीट्स है, सपोज कीजिए आप वीएमसी की बात कर लेते हैं, वर्धमान जो मेडिकल जो सफदरगंज है, उसमें क्या होता है हर साल 15 से लेकर 17 सीट आती है। तो वो क्या करते हैं, या तो इंटरव्यू लेंगे आपकी, या तो फिर वो क्या करते हैं सीधा सीधा आपसे एक रिटन एग्जाम लेंगे, आप रिटन एग्जाम दो, जो टॉप बच्चे होंगे 17 जिसके सबसे अच्छे रैंक होंगे, सबसे अच्छे मार्क्स होंगे, उन 17 को वो सेलेक्ट करेंगे एंड यू आर सिलेक्टेड और आप जीआरशिप में ज्वाइन कर लो। ये होता है। कुछ जगह ऐसी होती है, बी आर अम्बेडकर में चले जाइए आप, ठीक है, एक और है आपका एसीडीसी है, स्टीफेंस है, इन सब में आप जा रहे हैं अगर देने के लिए। स्टीफेंस में बात कर रहा हूँ जो 30 हजारी कोर्ट के पास में एक हॉस्पिटल है, ठीक है, तो उसमें अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर ये होता है कि आपको पहले वो एग्जाम लेंगे, एग्जाम से वो ना सिलेक्ट करते हैं। सपोज अगर 100 बच्चे आए तो एक रिटन एग्जाम रख देंगे, उसे 30 बच्चों को निकाल लेंगे, फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवा लेंगे। तो कई जगह पर सिर्फ रिटन एग्जाम होता है, कई जगह पे रिटन प्लस इंटरव्यू होता है, इन्हीं दोनों के बेसिस पे वो लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जहां पे वॉकिंग इंटरव्यू चलता है, आप जाइए इंटरव्यू दीजिए, हो गया और आ जाइए। जैसे आपका बी आर अम्बेडकर है, उसमें आपका बहुत बार इंटरव्यू लेके हो जाता है। आप अगर द्वारका साइड पे आएंगे तो नजफगढ़ में आपको एक मिलेगा LMGS हॉस्पिटल करके है, वहां पर आपका हो जाएगा। दिल्ली में जो है UCMS, उसमें जो GR की सीट्स आती है उसमें रिटन एग्जाम होता है। तो ये अलग अलग होता है, और जो इसका टाइम होता है वो होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर में स्टार्ट हो जाता है ना, और मार्च तक आता है। तो आपको मतलब कंटिन्यू देखना होगा बार बार, दिल्ली गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर ये पॉपअप होता है हमेशा, आपको वहां जाके देखना होगा कैसे कैसे होना है। और अगर इंटरव्यू बेसिस पे है तो आप अभी से ध्यान दीजिए कि आप मैक्सिमम कितना ज्यादा आपने सर्टिफिकेट्स कलेक्ट किए हैं, मतलब आपका CV कितना स्ट्रांग है, आपके पास आर्टिकल कितने हैं, आपके पास आर्टिकल हैं, आपने पेपर प्रेजेंट कितना किया है, आपने अलग अलग हैंड्स ऑन कितना किया। क्योंकि आप याद रखिए GR का मतलब ये नहीं कि वो आपको कुछ पढ़ाने वाले हैं, कुछ सिखाने वाले हैं। GR का मतलब ये है कि वो आपको इसलिए हायर कर रहे हैं कि आप काम कर पाए। तो उनको ये लगना चाहिए कि हाँ आपको RCT आती है। अगर आप BDS के बाद जा रहे हैं आपको बेसिक 4 चीजें आनी चाहिए। RCT मतलब इंडो का कोई भी ट्रीटमेंट हो आपको आना चाहिए, प्रोस्थो आपको आना चाहिए, ऑर्थो इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहता ऑर्थो इंपॉर्टेंट नहीं है सॉरी, ऑर्थो जो है वो इंपॉर्टेंट है, बट कहीं भी JR ऑर्थो जल्दी नहीं करते हैं, वो हमेशा ट्रांसफर करते हैं, रेफर करते हैं केस अलग अलग डेंटल हॉस्पिटल्स में, मतलब डेंटल जहां कॉलेज हो वहां पर वो रेफर कर देते हैं। तो आपको OS और इंडो ये 2 चीज तो बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, तभी आप GR के लिए एप्लीकेबल हैं। क्योंकि वो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे कि हाँ आपको अपने RCT कितनी कर रखी है, क्या प्रोसीजर है, कैसे करते हैं, उसका कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे वो। और दूसरा OS मैग्लोफेशियल सर्जरी में आपसे पूछेंगे कि एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, किस टूथ को आपने कितना निकाला है, क्या एक्सपीरियंस है आपका, मतलब उन सब चीज़ों में आपका कमांड होना चाहिए। क्योंकि आप जब जा रहे हैं तो आप जनरल डेंटिस्ट की तरह जाएंगे ना, GR का मतलब ये जनरल डेंटिस्ट्री। और अगर आपको मौलाना आज़ाद में मिल जा रहा है तो आपको बहुत कुछ और भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर वो एक डेंटल कॉलेज है, तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बट जैसे जो हॉस्पिटल है और उसमें जो डेंटल के लिए 1 सीट या 2 सीट के लिए वैकेंसी आती है या 5 सीट के लिए वैकेंसी आती है, वहां पर तो ये सोच के चल रहे हैं ना आपको सब कुछ आता है, एटलीस्ट वो तो आना ही चाहिए जो कि पब्लिक की डिमांड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए वहां पर कि हाँ आप किसी और से पूछ रहे हैं कि सर ये बता दो ये कैसे होगा, ये नहीं होता है। वो बस यही चेक करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आपको हम ले लेंगे। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी एक सीनियर से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि जो मेरे कॉलेज के बच्चे जाते थे GR के लिए, उनको बहुत हंसी खुशी वो ले लेते थे। उनका कहना होता था कि अच्छा आप जामिया से हो, मतलब आपको सारे काम आते हैं, हम आपको लेने के लिए रेडी हैं। तो एक वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और कॉलेजेस में नहीं ऐसा होता है, हर कॉलेज अच्छा है, बट थोड़ा सा दिल्ली में इसका एक अच्छा रेपुटेशन था, तो जैसे दिल्ली के लोग इसको जानते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, तो एक इसका बेनिफिट मिलता है। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आपको काम आना चाहिए, मतलब इंडो का आना चाहिए, मतलब RCT आपको अच्छे से आनी चाहिए, और दूसरा आपको OS का सारा काम आना चाहिए, तो आप इजिली JRशिप में जा सकते हो। और JRशिप तिहाड़ जेल में भी होता है, और मैं तो बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको प्रिपरेशन साथ में करना है तो तिहाड़ जेल इज द बेस्ट। आप वहाँ का JRशिप लीजिए, 2 सीट्स आती है हर साल। वहां पर फायदा ये है ना कि आपको बहुत ज्यादा पेशेंट फ्लो नहीं होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक नॉर्मल, क्योंकि आप किसको देखते हैं वहां पे, सिर्फ उन्हीं को देखते हैं जो वहां पे कैदी हैं। तो उनमें से जिनको प्रॉब्लम है वो आपके पास आएंगे, आप देखोगे, उसके पास आपको प्लेंटी ऑफ टाइम मिलता है
स्टडी करने का, पढ़ सकते हो वहाँ बैठ के। अब बाकी अगर मान लीजिए किसी का जीआरसी में सिलेक्शन होता है और उसको मान लीजिए कि जामिया मिल गया, या फिर सपोज कीजिए कि उसको ये मिल गया, क्या कहते हैं, मौलाना आज़ाद मिल गया, एम्स मिल गया, तो उनके पास ऑलरेडी वो डेंटल कॉलेज है। तो डेंटल कॉलेज है तो वहाँ पर तो ऑलरेडी पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है, आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो तिहाड़ जेल मुझे सबसे अच्छा लगता है दिल्ली में। अगर आपको इसके बाद एमडीएस की प्रिपरेशन करनी है तो बेस्ट है कि आप वहाँ जाकर प्रिपरेशन कीजिए और ईजिली आप प्रिपरेशन कर पाएंगे, बस टाइम होता है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मैक्सिमम लोगों को आप शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि हर सैटरडे मैं लाइव आऊँ 7 o'clock पे। अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछना हो तो आप 7 o'clock पे